हमारे पास पहला सवाल क्या है कि अ शीट ऑफ गोल्ड लीफ हैज थिकनेस ऑफ 0.125 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक शीट ऑफ गोल्ड लीफ है जिसकी 0.125 माइक्रोमीटर की थिकनेस है। अ गोल्ड एटम हैज रेडियस 174 पिकोमीटर्स। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द एटम्स आर देयर इन द शीट। अच्छा, सो बेसिकली ये शीट है। ठीक है, आपके पास ये एक शीट है जिसकी थिकनेस उन्होंने दी हुई है। इट इज 0.125 और माइक्रोमीटर कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ 10⁻⁻⁶। ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोला हुआ है कि एक गोल्ड एटम की जो थिकनेस है या उसका रेडियस बेसिकली क्या है। तो उसका रेडियस इज ये जो है दैट इज 174 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, वी नीड टू सी कि कितने गोल्ड रेडियस इसमें आ जाएंगे। अच्छा, तो अगर हमारे पास थिकनेस जो है वो ये है, इसको अगर मैं थिकनेस ऑफ अ गोल्ड एटम से डिवाइड करूँ, थिकनेस कैसे आएगी, 174 पिकोमीटर इज द रेडियस, तो डायमीटर लेना पड़ेगा। सो 2 इंटू 174 इंटू 10⁻⁻12। हमारे पास एक आंसर आ जाना चाहिए विच शुड बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स। सो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 360। ठीक है, 360 राउंडेड ऑफ। ठीक है, क्या हो जाएगा 360 राउंडेड ऑफ तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बिकम 400। सॉरी, हाँ, वन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब राउंडेड ऑफ तकरीबन 400 का हिसाब आ गया। ठीक है, सबसे करीब हमारा 400 ही है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, द ड्रैग कोफिशिएंट सी डी इज अ नंबर विद नो यूनिट्स। ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट के कोई यूनिट्स नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, it is used to compare the drag on different cars at different speeds. CD is given by the equation CD equals to 2F velocity की power n rho A. F is the drag force on the car, rho is the density of the car, A is the cross section area of the car, and V is the velocity of the car, speed of the car. अच्छा, what is the value of n? अच्छा जी, तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो ड्रैग कोफिशिएंट के कोई यूनिट्स नहीं है। सो यू आर सेइंग कि ड्रैग कोफिशिएंट के कोई यूनिट्स नहीं है। अच्छा, डूइंग इट स्लाइटली नो यूनिट्स। अच्छा, फोर्स के क्या होते हैं, फोर्स के होते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको याद रखना है, इसको पावर एन करना हमने। डेंसिटी क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। एंड एरिया के क्या हो गया, एरिया के मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से केजी और केजी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और इधर से मीटर स्क्वायर और मीटर की पावर -3 को सिर्फ मीटर की पावर -1 कर देंगे। अच्छा, अब इसको फाइनल इसमें लेके जाने की कोशिश करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर एन, और -1 पे मल्टीप्लाई होगा तो मीटर की पावर n-1 और सेकेंड की पावर -n। ये सब किस चीज के बराबर है, नो यूनिट्स के बराबर। अच्छा, मीटर और सेकेंड को कंबाइन करें तो मीटर की पावर 1 में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो -n+1। एंड सेकेंड यू ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सेकेंड -2 प्लस n, ये आ रहा है इक्वल टू नो यूनिट्स। अच्छा, नो यूनिट्स क्या मतलब हुआ, यानी मतलब ये हुआ कि सेकेंड इस साइड पे सेकेंड की पावर 0 है, तो बेसिकली -2 प्लस n। अच्छा, इधर लिख लेता हूँ। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि मीटर की पावर भी 0 है इधर, सेकेंड की पावर 0, तभी 1 आ रहे, कोई यूनिट्स आ नहीं रहे। ठीक है। सो मीटर का क्या हो गया, 1+1, सो 2 - n विल इक्वल्स टू मीटर की पावर 0, सेकेंड की पावर -2 प्लस n विल इक्वल टू सेकेंड की पावर 0। तो -n इक्वल्स टू -2, n इक्वल्स टू 2 आ रहा है, और इधर भी n इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया n इक्वल्स टू 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, दिस वॉज होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अच्छा, student measures the current through a resistor and the potential difference across it. There is a 4% uncertainty in the current reading and a 1% uncertainty in the potential difference reading. The student calculates the resistance of the resistor. What is the percentage? What is the percentage uncertainty in the calculated resistance? So you know resistance is voltage divided by current. ठीक है, so basically delta R upon R will equal to delta V upon V plus delta I upon I। ठीक है, एंड देन परसेंटेजेस में दिया हुआ है, तो बेसिकली परसेंटेज से निकालनी, तो यानी ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी इधर हम परसेंटेज आंसर नहीं डाल सकते हैं, 1% जो थी ये आंसर है,
और 4% है ये पूरी चीज, तो 1 + 4 बिकम्स 5 एग्जैक्ट। सो दिस बिकम्स 1 + 4 विच इज 5। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, स्टूडेंट अप्लाइज अ पोटेंशियल डिफरेंस V of 4 ± 0.1 volts across a resistor of resistance R इतनी for a time of this much. The student calculates the energy dissipated using the equation below. Dissipated जो कैलकुलेट करता है वो E = V² / R इंटू टी से कैलकुलेट करता है। अच्छा, तो उसके पास 80 जूल्स जो है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है ऑफ एनर्जी। वो क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दो। अच्छा जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। सो बेसिकली डेल्टा E/E will equals to 2 times delta V/V plus delta T/T plus delta R/R। अच्छा, नाउ वी जस्ट प्लग इन। आपको 80 जूल दी हुई है प्रिंसिपल वैल्यू, सो बेसिकली डेल्टा E/80 हो गया ये। डेल्टा V/V क्या हो गया, इट वुड बी 0.1/4 प्लस डेल्टा T/T वुड बी 1/50 और प्लस 0.3/10। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट क्या आ रहा है। 0.1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 1/50 plus 0.3/10 and then whole answer into 80. So delta E is coming out to be 8. ठीक है, so the absolute uncertainty is 8. अच्छी, let's do this question. I want input from everyone. इसका आंसर क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। अच्छा, ताबिया सेज डी। अच्छा, सो इसका आंसर हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या देखना है, द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम विल बी द वेलोसिटी वाला ग्राफ। यानी जो ग्रेडियंट होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का वो वेलोसिटी का ग्राफ बनना होगा। ठीक है, तो एक की पॉइंट इधर देखो, हमारे पास एक की पॉइंट है कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है। सो दैट मीन्स योर ग्राफ इन द मिडिल समवेयर शुड हैव अ टर्निंग पॉइंट, शुड हैव अ ग्रेडियंट ऑफ 0। ठीक है, अगर इन ग्राफ्स में से सब ग्राफ्स को देखो तो यू विल सी दैट देयर इज ओनली वन ग्राफ दैट हैज अ टर्निंग पॉइंट, और वहां पे जो आपके पास ग्रेडियंट 0 आ रहा है। ठीक है, इस पे कोई ग्रेडियंट 0 नहीं है। ठीक है, दीज आर स्ट्रेट लाइंस, कोई ग्रेडियंट 0 नहीं आएगा। इस पे कहीं पे भी ग्रेडियंट 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक एंड में होता हुआ लग रहा है लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये इसमें भी कहीं ग्रेडियंट जो है वो 0 नहीं आ रहा है। तो द आंसर इज इट। ठीक है, बाकी इसको देखो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सारी क्या थी, पॉजिटिव वेलोसिटीज थी। ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव वेलोसिटीज। ठीक है, सो यू हैव पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, एंड देन ये सारी वेलोसिटीज क्या है, ये सारी वेलोसिटीज नेगेटिव है, सो यू हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव जैसे हमें चाहिए थे, एंड ऑल ऑफ दीज ग्रेडियंट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, बाकी ये देखो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट है वो भी चेंज कर रहा है। पहले लाइन ज्यादा स्टीप है, फिर कम स्टीप होती है, फिर और कम स्टीप होती है, फिर एकदम से 0 हो जाती है। तो ऐसे ही होना चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ग्रेडियंट की स्टीपनेस कम होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, सो द ग्रेडियंट की स्टीपनेस शुड इंक्रीज नीचे जाते हुए। सो यहाँ पे कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, तो ए इज अ परफेक्ट फिट ऑन योर ग्राफ। ठीक है, दूसरा ये चीज याद रखना है कि अगर आपने मैथ्स एस पढ़ी है तो यू वेरी वेल नो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लो तो वो क्या बन जाती है, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। सो बेसिकली आई होप यू कैन सी कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको डिफरेंशिएट किया तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, जस्ट अप्रिशिएट, ये सारी चीजें लिंक होती हैं। अच्छा, a projectile is launched at an angle to the horizontal at time t equals to 0. It travels over horizontal ground as shown. Assume that air resistance is negligible. Which graph best shows the variation with t of the speed of the projectile from when it is launched to when it lands on the ground? So, which graph shows correctly the speed of the projectile for the combined speed?
जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का रिजल्टेंट आ रहा है। अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होती तो फिर मैं बताते। अभी क्या है, अभी रिजल्टेंट स्पीड जो होगी इस प्रोजेक्टाइल की। वेरी गुड ताबिया। सो इट मस्ट बी सी। बिल्कुल सही। बिकॉज योर वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है, ऊपर जाते हुए इवेंचुअली जीरो हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है। सो इफ you're actually talking about the speed of the projectile, so it should never become zero। ठीक है, it will never become zero, the combined resultant speed will never become zero, क्योंकि हमेशा एक vx वाला कंपोनेंट होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात ये a नहीं हो सकता बिकॉज द स्पीड इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑब्वियसली vy जो है वो डिक्रीज कर रहा है, दैट इज हैपनिंग, और ये दोनों का रिजल्टेंट है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जी, नाउ दिस वन। A skydiver falls vertically from a helicopter and reaches constant terminal velocity. The graph shows the variation with time t of the speed v of the skydiver. Which graph shows the variation with time t of the distance d fallen by the skydiver? अच्छा देखो, लेट्स सी अगेन। अच्छा, रिकॉल अगेन, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का लिंक किया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट इज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट इज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या है, ग्रेडियंट इज वेलोसिटी। अच्छा, नाउ अब ये देखो कि आपका जो ग्रेडियंट, आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, वो पहले जो है वो एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, पहले वो एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रही थी, फिर करते करते डिक्रीज करते 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 इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है। इस टाइम में इट इज इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट। सो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे ये हुआ कि तुम्हारा ग्रेडियंट आखिर में जाके कांस्टेंट होना चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट स्टीपनेस शुड इंक्रीज। राइट। अब देखो इनमें से कौन सा ग्राफ है जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। अच्छा, ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कोई ना कोई वैल्यू दे रही है। ठीक है, देयर इज सम वेलोसिटी वैल्यू। अच्छा, सो देयरफॉर इट विल नॉट बी बी। क्यों? बिकॉज इधर ग्रेडियंट क्या हो गया, इधर ग्रेडियंट कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इधर ग्रेडियंट जीरो हो गया। ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग। अच्छा, फिर उसमें से लेट्स ऑल्सो लुक एट डी। डी में क्या हो रहा है, डी में हमने बात करी कि आपके जो ग्रेडियंट स्टीपनेस शुड इंक्रीज। ठीक है, अब देखो डी में आपकी जो ग्रेडियंट की स्टीपनेस है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग, सो डी इज ऑल्सो देयरफॉर रॉन्ग। अच्छा, अब ए और सी को देखो, ए और सी में ग्रेडियंट स्टीपनेस शुड इंक्रीज, तो आई थिंक द ग्रेडियंट स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग सी में। ठीक है, और फिर हमने कहा था कांस्टेंट आना चाहिए ग्रेडियंट, तो हमारे पास कांस्टेंट ग्रेडियंट भी आ रहा है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। एंड सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ पे भी ग्रेडियंट इंक्रीज होता हुआ लग रहा है। ठीक है, एंड देन आपकी जो है कांस्टेंट लाइन आ जाती है। अच्छा, अब ए और सी में फर्क देखो क्या है। फर्क ये है कि ए जो है वो यू इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सीधा से एक पॉइंट की तरह इंक्रीज कर रहा है, और सी जो है वो एक लाइक लाइक एक्स एक्सिस से मिलता हुआ टेंजेंट की तरह इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इधर देखो, द पॉइंट दैट वी नीड टू सी इज दिस वन। वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, यानी दैट मींस द ग्रेडियंट मस्ट बी जीरो। ठीक है, सो अब अगर देखोगे ए को, तो ग्रेडियंट इज नॉट जीरो एट टाइम जीरो, और सी को अगर देखोगे तो ग्रेडियंट इज जीरो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, सो इट शुड बी सी। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ बाकी वाले पॉइंट्स भी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये कांस्टेंट ग्रेडियंट हो गया, एंड फिर ये और फिर ये। A tennis ball of mass 55 grams is traveling horizontally with a speed of 30 meter per second. The ball makes contact with the wall before rebounding in the horizontal direction with a speed of 20 meter per second.
ठीक है, द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर अ टाइम ऑफ 5 × 10⁻³ व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बॉल। अच्छा, सो पहले जो है वो बॉल आ रही थी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सो इट वाज कमिंग इन विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और फिर ये जो है इट लीव्स द वॉल विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बॉल देन लीव्स विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एंड देन इसका मास जो है वो क्या है, मास इसका इज 55 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज 55 ग्राम्स एंड दिस ऑल्सो विल बी द सेम 55 ग्राम्स। अच्छा, सो फिर बोल रहे हैं आपको टाइम देके, दे हैव गिवन यू द टाइम एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, वी विल बी एबल टू वर्क इट आउट थ्रू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज मोमेंटम कैसे आ जाएगा, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, नाउ लेट्स मेक आवर कन्वेंशन। सो कन्वेंशन एक बना लेते हैं, आई एम सेइंग दिस वर्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, सो मोमेंटम फाइनल क्या हो गया, मोमेंटम फाइनल हो गया, अच्छा कन्वर्जन नहीं भूलिएगा। सो मोमेंटम फाइनल हो गया 55 × 10⁻³ एंड देन 20 पॉजिटिव। देन इनिशियल क्या था, माइनस मास इसका 55 × 10⁻³ है, और वेलोसिटी इसकी ऑपोजिट टू कन्वेंशन है, सो -30 हो गई। ठीक है, एंड अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम क्या आपका 5 × 10⁻³ सो वी शुड बी गेटिंग एन आंसर 55 × 10⁻³ into plus 30 and then divided by 5 × 10⁻³. So we are getting 550 newtons. ठीक है, actually 550 newtons. अच्छा, an elastic collision occurs between two bodies x and y. The mass of body x is m and the mass of body y is 4m. Body x travels at speed v before the collision and क्या, okay, एक का मास m है, एक का मास 4m है। पहले जो है वो बॉडी x जो है वो वेलोसिटी v से जा रही है, एंड देन कोलाइड करने के बाद जो है वो 3v/5 से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। और पहले जो बॉडी 4m थी वो क्या थी, इट वाज स्टेशनरी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आपको बोलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिक कोलिजन। फिर मासेस दिए हुए हैं और आपको वेलोसिटीज बताई हुई है, जो उन्होंने जैसा बताया हुआ उन्होंने मार्क किया हुआ, तो हमें मैं नहीं कर रहा। और बॉडी वाई जो है ये लिख लेते हैं कि ये इनिशियली जो थी ये स्टेशनरी थी। ठीक है, अच्छा, बोल रहे हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वाई आफ्टर द कोलिजन। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगी, हमें उसकी ये स्पीड चाहिए होगी, वी विल नीड द स्पीड। इसकी स्पीड क्या है, अच्छा, गुड थिंग इज इट्स एन इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन के लिए यू कैन इजीली यूज दिस इक्वेशन u1 - u2 इक्वल्स टू v2 - v1। ठीक है, अच्छा u1 क्या है, लेट्स से ये बॉडी वन है। ठीक है, x को हम बॉडी वन कह देते हैं, y को हम बॉडी टू कह देते हैं, इसको बॉडी वन कह देते हैं, इसको बॉडी टू कह देते हैं। अच्छा, तो u1 इज v। अच्छा, कन्वेंशन बनानी पड़ेगी, कन्वेंशन कह लेते हैं दिस वर्ड इज कॉल्ड, सो v। देन u2 क्या है, u2 है 0, सो -0 इक्वल्स टू v2। v2 हमें नहीं पता, वो हमारी स्पीड है। ठीक है, तो मैं उसको v2 ही लिख रहा हूँ। एंड देन 3v/5 ऑपोजिट टू आवर कन्वेंशन, सो -3v/5। अच्छा, देन v विल इक्वल्स टू v2 प्लस 3v/5, और इसको उधर भेज देते हैं तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 प्लस 1 बिकम्स 8/5। ठीक है, so 8/5 v equals to v2. Now they're asking you for the speed, sorry, for the kinetic energy. So the kinetic energy can be given through half m v square minus u square। ठीक है, बॉडी y की मांग रहे हैं, सो हाफ, इसका मास जो था वो 4m था, और इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 8/5 v है। ठीक है, जो पूरी स्क्वायर होगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0 थी, सो -0 स्क्वायर। ठीक है,
सो 1/2 इंटू 4 इंटू 8/5 का होल स्क्वायर। हाँ सॉरी, इधर भैया ये प्लस हुआ तो जाके माइनस होगा, सॉरी इधर जाके ये माइनस होगा। सो 1 - 3/5, सॉरी। सो इट्स बेसिकली अ -2/5। -2/5 बिल्कुल सही दे रहा है हमारी। हम्म नहीं, 1 - 3/5 इज अ 2/5, सॉरी इट्स नॉट नेगेटिव। अच्छा इट इज पॉजिटिव, सो 2/5 वी हमारे पास आ रही है। अच्छा ये 2/5 वी जाना था। सो 2/5 and then 0.5 into 4 into 2/5 and then you just make this whole square. So I am getting 8/25, ठीक है, 8/25 mv²। अच्छा अब इसमें से 8/25 कोई आंसर नहीं है, लेकिन 16/50 दिया हुआ है जो कट होके 8/25 बन जाता है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी सी। एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा देन लेट्स डू पहले ये दो क्वेश्चन नीचे वाले। An astronaut throws a stone horizontally near to the surface of the moon where there is no atmosphere. Which road describes the horizontal and vertical forces acting on the stone after release? So एक एस्ट्रोनॉट जो है वो एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली फेंकता है, तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी फॉलोइंग सम काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डाउनवर्ड्स। सो विच फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगी और वर्टिकल फोर्स क्या होगी? वेरी गुड दाविया। सो इट शुड बी 11C बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास कुछ नहीं होगी बिकॉज देर इज नो एयर, ठीक है, देर इज नो एयर ऑन मून। सो नो एयर रेजिस्टेंस, नो ड्रैग फोर्स, वही एग्जैक्ट केस हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं। और वर्टिकल फोर्स कोई ना कोई वेट होगा इसका डाउनवर्ड्स बिकॉज द जी ऑफ मून इज 1.6, ठीक है। सो या वेरी गुड। अच्छा फिर क्या है? अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड ए हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड वेट डब्ल्यू, इट इज टोटली इमर्ज्ड इन वाटर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। द ब्लॉक एक्सपीरियंसेस प्रेशर टी एंड प्रेशर बी एट इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेस रिस्पेक्टिवली। व्हिच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक? तो इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो मैंने पढ़ाई है अपथ्रस्ट की वैल्यू देती है? नो इट्स नॉट सी, नाइदर डी। पूछ रहे हैं अपथ्रस्ट, ठीक है, ओनली दी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसा थी? अपथ्रस्ट वाज बेसिकली द फोर्स एट बॉटम माइनस द फोर्स एट टॉप, ठीक है। और आपको पता है प्रेशर क्या होता है? वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो द फोर्स बिकम्स प्रेशर इनटू एरिया। सो दिस बिकम्स प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया माइनस प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया, ठीक है। इधर से कॉमन ले सकते हो एरिया, तो प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप आ गया। सो इट्स गोइंग टू बी बी। सही है। अच्छा then we have this question. The density of water is 1 gram per centimeter cube and the density of glycerine is 1.3 gram per centimeter cube. Water is added to a measuring cylinder containing 40 centimeter of glycerine so that the density of the mixture is 1.1 gram per centimeter cube. Assume that the mixing process does not change the total volume of the liquid. What is the volume of water added? तो आपने कितना पानी डाला है जब आपने ये सब किया है? अच्छा सो सबसे पहले तो व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। पहले से ग्लिसरीन थी, उसमें पानी डाल के एक नया सोल्यूशन बनाया है जिसकी डेंसिटी 1.1 आ रही है, बोथ डिफरेंट टू ग्लिसरीन एंड वाटर बिकॉज इट्स नाउ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। अच्छा अब हमें ये देखना है कि क्या हमने अमाउंट ऐड करी है वाटर की और वो कैसे आएगा। ये कोई नया फ्लूइड है, ठीक है, दिस इज सम अदर फ्लूइड, ठीक है। मतलब मिक्सचर कोई नया फ्लूइड है जो मिला है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाटर एंड ग्लिसरीन, ठीक है। अच्छा सो इस जो मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो मैं बोल रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट रो और टोटल, ठीक है, जो टोटल आ रहा है दोनों को मिलाने के बाद। अच्छा वो क्या होगा? वो बराबर होगा जितना मास ऑफ वाटर आपने ऐड किया, ठीक है, प्लस जितना मास ऑफ ग्लिसरीन आपने ऐड किया डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है। इसकी डेंसिटी वैसी आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अब इसका कैसे कैसे टूटा हुआ है, हमने कुछ मास ऑफ वाटर डाला होगा, कुछ मास ऑफ ग्लिसरीन डाला है, और डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्लिसरीन, टोटल वॉल्यूम इस फ्लूइड का। अच्छा दूसरी बात ने क्या दी है आपको? डेंसिटी ऑफ वाटर दी है, ठीक है,
तो आपको ये दिया हुआ है कि 1.0 जो है वो होगा, कभी भी ले लोगे वाटर को, तो उसका होगा मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर का रेशियो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको ग्लिसरीन का दिया हुआ है कि वो होगा मास ऑफ ग्लिसरीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी दिया हुआ था कि 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्लिसरीन थी। ठीक है। अच्छा, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्लिसरीन थी, सो 1.3 इक्वल्स टू, अच्छा आई डोंट नीड टू कन्वर्ट क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही दी हुई डेंसिटी। ठीक है। सो मास ऑफ ग्लिसरीन अपॉन ये आ गया 40, सो 40 इंटू 1.3 इज 52 ग्राम्स, जो है वो आपका क्या है, मास ऑफ ग्लिसरीन है। अच्छा, इसके अलावा हमें एज सच और कोई बात नहीं पता, सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट, और इधर से बेसिकली हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, लेकिन हम देख लेते हैं क्या होगा। ओके, सो इसको हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, मास ऑफ वाटर मुझे नहीं पता, मैं अभी फिलहाल इसको मास ऑफ वाटर लिख रहा हूँ। मास ऑफ ग्लिसरीन आ गया मेरे पास 52। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर भी मुझे अभी तक नहीं पता, और वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन मुझे पता था 40 है। अच्छा, और ये सब किसके बराबर है, टोटल डेंसिटी जो है वो 1.1 के बराबर है। अच्छा, इधर एक देखो चीज, हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, सो आई कैन परहैप्स मेक एम डब्ल्यू द सब्जेक्ट एंड से कि वो क्या है, मास ऑफ वाटर विल एक्चुअली बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर विल इक्वल टू मास वाटर। तो इधर मास वाटर लिखने की जगह मैं जो हूँ क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम वाटर लिख रहा हूँ, ताकि पूरी इक्वेशन एक ही टर्म में आ जाए और एक का आंसर आ जाए हमारे पास। सो ये हो जाएगा 1.1 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 40 इंटू 1.1, so that's 44, actually equals to volume of water plus 52. Now 1.1 minus 1 is 0.1 volume of water equals to 52 minus 44. So that's coming out to be 8. और इधर से कैलकुलेशन जब कंप्लीट करोगे, सो 8 डिवाइड बाय 0.1 हमारे पास 80 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड वाज 80 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, लेट्स कंटिन्यू। अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड इज हेल्ड बाय टू फिक्स्ड रॉड्स एट पी एंड क्यू। ठीक है, एक यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड है, इट्स अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, इसका जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर, समवेयर फ्रॉम द मिडिल। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट इज हेल्ड बाय टू फिक्स्ड रॉड्स एट पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू दो फिक्स्ड रॉड्स हैं जो इसको होल्ड करके रखेंगे। A person stands at end R of the diving board as shown. This person is at end R. The forces exerted by the rods on the board are vertical. तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जो फोर्सेस है P पे, P ऐसी फोर्स लगा रहा होगा, वर्टिकल फोर्स होगी सिर्फ, और Q जो है वो ऐसी फोर्स लगा रहा है जो वर्टिकल होगी सिर्फ। ठीक है, ऑब्वियसली यूजिंग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमें पता लगेगा कि ऊपर की तरफ होगी नीचे की तरफ होगी। अच्छा, the board remains in equilibrium, that is very important, as the person slowly moves towards point Q from end R। ठीक है, तो R से जब ये बंदा जो है वो Q की तरफ जाता है, दे आर सेइंग बोर्ड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। सो विच रोड डिस्क्राइब्स द चेंजेस टू द forces exerted by the rods on the board? So, अच्छा, now look at this. Basically if you see this, अच्छा, और मैं एक काम करता हूँ, लेट्स कीप आर पिवट ओवर हियर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पिवट को जो है वो यहाँ रख देते हैं, क्योंकि मुझे वेट की बात नहीं करनी, तो मैं पिवट को यहाँ उठा के रख रहा हूँ वेट को निगलेक्ट करने के लिए। अच्छा, आर इस बंदे का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एंड सो अबाउट दिस पिवट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, कैन यू सी दैट दीज टू फोर्सेज आर एक्चुअली अ कपल? ये दोनों क्या है, दीज आर एक्चुअली अ कपल, दीज आर मेकिंग अप अ कपल। अच्छा, अब कपल की टॉर्क कैसे निकलती है, कपल की टॉर्क कैसे निकलती है,
के फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन मुझे अभी सिर्फ जो है वो इनकी डायरेक्शन देखनी है। सो इनकी डायरेक्शन क्या आ रही है मेरे पास इनकी डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस एज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस एज क्लॉकवाइज। अच्छा, नाउ क्लियरली जब वेट जो है वो इधर पिवट की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट है, ठीक है, द क्लॉकवाइज मोमेंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे जैसे वेट जो है मैं करीब लेते जाते रहूंगा पिवट के पास, क्योंकि आपका मोमेंट आर्म डिक्रीज कर रहा है, सो द क्लॉकवाइज मोमेंट विल डिक्रीज। उसका मतलब क्या है, द टॉर्क शुड ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है, द टॉर्क शुड ऑल्सो डिक्रीज। पी और क्यू की टॉर्क शुड ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखना है, ये इंक्रीज नहीं कर सकती, मतलब दे शुड स्टिल बी बैलेंस्ड। तो जैसे जैसे आपका क्लॉकवाइज मोमेंट कम होता जा रहा है, योर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो द फोर्स एट पी एंड द फोर्स एट क्यू मस्ट बोथ डिक्रीज, ताकि वो एक डिक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर सके फॉर द डिक्रीजिंग क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। इट कांट बी एनी ऑफ द आइदर कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि अगर ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली यू डोंट नो कि आपका जो है वो जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो डिक्रीज ही कर रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कांस्टेंट रह रहा हो सकता है इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है। सो द ओनली वे टू इंश्योर दैट द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग विद द क्लॉकवाइज मोमेंट डिक्रीजिंग, यू विल हैव टू हैव पी एंड क्यू बोथ डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, ताकि आपकी टॉर्क ओवरऑल डिक्रीज होती जाए और इक्विलिब्रियम में आपकी चीज रहे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा, two forces each of magnitude F act in opposite directions on a rod. Each force acts on the rod at a distance of d from the pivot P. What is the torque of this couple about P? What is the torque? It should be C. Perfect. It should be C. तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा लिया हमने सीधा सीधा। अच्छा, फिर क्या है, द वेक्टर डायग्राम शोज थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट P. The magnitude of the resultant of these three forces is 1 Newton. What is the direction of this resultant force? ओके, सो बेसिकली देखो, अगर मैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बना लूं तो वो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, लाइक 4 न्यूटन अंदर जा रहे हो, फिर 3 न्यूटन ऊपर जा रहे हो, सो इट्स बेसिकली अ रिजल्टेंट लाइक दिस, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज गोइंग टू बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू रिजल्टेंट स्क्वायर्ड, सो रिजल्टेंट इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी 5, ठीक है। और इसीलिए 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके आपके पास एक 1 न्यूटन का रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, एंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी इन दी डायगोनल राइट, ठीक है, टॉप राइट डायगोनल होना चाहिए, सो इट शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा जी, देन ये वाला नहीं कर रहे अभी फिलहाल, नहीं, आई थिंक आगे भी सारे मुश्किल है, सही है। In normal driving conditions, an electric car has a range of 150 kilometers. This uses all of the 200 megajoules of energy stored in its batteries. अच्छा जी, तो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में 150 किलोमीटर की रेंज होती है और 200 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी ये जो है वो 150 किलोमीटर में खा जाती है। अच्छा, विद द बैटरीज इनिशियली फुल चार्ज द कार इज ड्रिवन 100 kilometer in normal driving conditions. The batteries are then recharged from a household electrical supply, delivering a constant current of 13 amperes at a potential difference of 230 volts. What is the minimum time required to recharge the batteries? अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि बैटरी ने कितनी एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी 100 किलोमीटर में लगी है, ठीक है, वही रिचार्ज करने में वापस लगेगी हमें। सो अगर 150 किलोमीटर में इट्स ईट्स अप टू 100 मेगा जूल्स, ठीक है, सो हाउ मच इन 100 किलोमीटर्स, लेट्स वर्क दैट आउट। सो 200 into 10 to the power 6 into 100 divided by 150, so x works out to be 13. I'm going to say this as 1.33, 100 into 200, 6 divided by 150, यही आ रहा है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is coming out to be 10 to the power 8 joules। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें अगर ये इसने 100 किलोमीटर में इतने यूज अप कर लिए हैं तो वी नीड टू रिचार्ज इट टू, लाइक वी नीड टू गिव इट मोर, दिस मच मोर एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया I
वीटी इन दिस, क्योंकि आपको करंट भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, आपसे टाइम पूछा हुआ है, तो इसलिए आईवीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। यू नीड इट टू रिचार्ज 1.333 into 10 power 8 when your current is 13, your voltage is 230, and your time is, we don't know. So divided by 13, divided by 230, and we are getting 44593 seconds, which is the time. अच्छा, अब इसको सेकेंड से आवर्स में करना है, सो आवर्स में करने का तरीका क्या हो गया, सेकेंड से पहले मिनट्स में करो, सो 60 से डिवाइड करोगे, फिर आवर्स में करोगे तो अगेन 60 से डिवाइड करोगे, so divide by 60 and then divide by 60, so we are getting approximately 12.386 hours. Okay, so that works out to be 12.4 hours. Now this question is nice. The diagram shows a ball of weight W hanging in equilibrium. Okay, very important, it is hanging in equilibrium from a string. The string is at an angle of theta to the vertical. The tension in the string is T. The ball is held away from the wall. Okay, we have a question. Paper complete today? नहीं, आज नहीं होगा complete. The ball is held away from the wall by a horizontal force P from a metal rod. What is the relationship between the magnitudes of T, P and W? Let's try to work out पहले कि गलत कौन कौन से, ठीक है, वो काफी हमें क्लियरली दिख जाएगा। एक आंसर आ गया है डी। लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले तो लेट्स मेक सेंस आउट ऑफ इट। अच्छा, टेंशन है, टेंशन का ये एंगल टू द वर्टिकल दिया हुआ है, तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ये ऑपोजिट होगा ना, तो ये एडजेसेंट हो गया, टी कॉस थीटा हो जाएगा ये, एंड ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टी साइन थीटा। अच्छा, तो इसका मतलब है आई कैन से अगर इक्विलिब्रियम में है तो पी विल इक्वल टू टी साइन थीटा, एंड नहीं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो P इक्वल्स टू टी साइन थीटा एंड W इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। ठीक है, आई एम गोइंग टू से दैट। अच्छा, अब इसमें ये देखो, इसमें लिखा हुआ है P इक्वल्स टू टी कॉस थीटा और W इक्वल्स टू टी साइन थीटा, तो दिस इज रॉन्ग। अच्छा, टेंशन इक्वल्स टू P प्लस W, टेंशन इक्वल्स टू P प्लस W, नो, P प्लस W का जो रिजल्टेंट आएगा वो टेंशन के बराबर है, P प्लस W टेंशन के बराबर नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली आप ये कर भी नहीं सकते क्योंकि P जो है वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, W जो है वो एक वर्टिकल डायरेक्शन में, यू कांट ऐड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स विद अ वर्टिकल फोर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यस हम्माद, यू आर करेक्ट। अच्छा, और डी क्या है, डी कह रहा है W इक्वल्स टू P tan थीटा एंड W इक्वल्स टू T cos थीटा। अच्छा, दिस वन इज करेक्ट, बट इज W इक्वल टू P tan थीटा? इट इज नॉट। P और W का कोई रिलेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज P इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, तो W और P का कुछ रिलेशन नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, सो दैट मीन्स थ्रू सिर्फ काटम पुटी वी हैव वर्कड आउट के सी है करेक्ट। ठीक है, लेकिन सी को प्रूव भी कर लेते हैं। सी कैसे करेक्ट है, वो ऐसे करेक्ट है क्योंकि बिकॉज आपकी टेंशन टी जो है वो ये बन रही है। ठीक है, आपके पी को मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग इट हॉरिजॉन्टली, बेसिकली इक्विलिब्रियम में तो एक वेक्टर ट्राइंगल बना रहा हूं। P इज ओवर हियर, दिस इज टेंशन T और वेट W जो है वो क्या है, वो वर्टिकल है। ठीक है, सो इट्स वर्टिकल। So if you see K, you're getting Pythagoras theorem, T square will equals to P square plus W square. So the correct answer therefore is T square equals to P square plus W square. C. A steel sphere is dropped vertically onto a horizontal metal plate. The sphere hits the plate with speed U, leaves it at speed V, and rebounds vertically to half of its original height. Ignore air resistance. Which expression gives the value of V upon U? अच्छा जी, सो लेट्स सी। स्टील स्फेयर क्या था, इज ड्रॉप्ड वर्टिकली ऑनटू अ मेटल प्लेट। सो एक स्टील स्फेयर है जिसको आप ड्रॉप करते हो वर्टिकली ऑनटू अ मेटल प्लेट।
अच्छा, ऑब्वियसली ड्रॉप कर रहे हो तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, एंड जैसे ये स्पीड को लग रहा होता है वो उसकी स्पीड वहां पे u होती है। ठीक है, ये प्लेट पे आके लगा। अच्छा, फिर क्या होता है, लीव्स एट स्पीड v, तो देन इट लीव्स एट स्पीड v। ठीक है, इट इज लीविंग एट अ स्पीड ऑफ v एंड इट रिबाउंड्स टू वर्टिकली टू हाफ ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल हाइट। तो अगर आपकी ये वाली हाइट जो थी वो क्या थी, वो h थी। इफ दिस हाइट वाज h, so this height will only be half h। अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक सेंस। अच्छा, दूसरा ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो वी कैन से कि इसकी यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक सेंस। v अपॉन u को इक्वेट, हमने v अपॉन u करना है, निकालना है क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी पता है एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो दैट मींस g जो है वो क्या हो जाएगा, 9.81 डाउनवर्ड्स जाएगा, और डाउनवर्ड्स ही एज पॉजिटिव कह देते हैं। सही है, लेट्स से डाउनवर्ड एज पॉजिटिव। अच्छा जी, सो लुकिंग फ्रॉम ओवर हियर आई कैन बेसिकली अप्लाई द थर्ड इक्वेशन। मुझे फाइनल स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, हाइट दी हुई है, एक्सेलरेशन दी है। सो इस पहले वाले केस के लिए लेट्स अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि v अपॉन यू के अंदर बेसिकली इनको सेम टर्म्स में लाना पड़ेगा, तभी तो आंसर नंबर्स में आएगा। सो आई नीड टू गेट इट इनटू द सेम टर्म्स। ठीक है, सो इसलिए कर रहा हूँ ये सारी वर्किंग। अच्छा, फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड आपकी यू स्क्वायर हो गई। इनिशियल स्पीड फॉर द फर्स्ट केस वाज 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज 9.81 डाउनवर्ड, सो दैट इज करेक्ट। एंड s जो है आपका, जो है वो हाइट थी डाउनवर्ड्स, दैट इज आल्सो गोइंग टू गो इन एज h। सो यू स्क्वायर क्या है। अच्छा, और इसको ऐसा काम करते हैं, इसको भी फिलहाल जी लिख लेते हैं, बिकॉज जब चाहिए होगा हमें करने के लिए तो मैं उसको कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जी लिख। सो आई एम राइटिंग टू जी एच, सो यू लिख लेते हैं, क्या हो गया, u इक्वल्स टू रूट 2 g h। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, हमें v, अब हमें v निकालना है, तो v के केस के लिए भी लेट्स यूज इक्वेशन 3। उसमें भी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। अच्छा, व्हाट वाज द फाइनल स्पीड, द फाइनल स्पीड इज 0 स्क्वायर। इनिशियल स्पीड क्या है आपकी, इनिशियल स्पीड आपकी v स्क्वायर हो गई प्लस 2 टाइम्स एक्सिलरेशन g इज पॉजिटिव, तो g पॉजिटिव जा रहा है। अच्छा, और आपकी जो हाइट h है दैट इज अपवर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज अपवर्ड्स, सो इट्स गोइंग टू गो इन एज नेगेटिव हाफ h। अच्छा, सो जब ये उधर जाएगा, सो माइनस वी स्क्वायर विल इक्वल टू माइनस जी एच के, टू और टू कैंसिल, एंड ये माइनस माइनस कैंसिल, सो आई एम गेटिंग वी स्क्वायर, सॉरी v इक्वल्स टू जी एच। फिर आपसे क्या मांगा है, v अपॉन यू मांगा है। सही हो गया। अच्छा, v जो है वो रूट जी एच है। नाउ देर आस्किंग यू फॉर v अपॉन यू, तो v अपॉन यू क्या हो जाएगा, v है रूट जी एच, और ये क्या है, ये रूट 2 g h है। ठीक है, सो बेसिकली आई कैन राइट दिस एज रूट 2 इंटू रूट जी एच। सो बेसिकली जी एच कैंसिल रूट्स के साथ जो है, और 1/√2 जो है वो आंसर आ रहा है हमारा। सो इट मस्ट बी आंसर सी। बट वी सीन लाइक अबाउट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस अबाउट नाउ, कि ये वाली केस भी आती है एमसीक्यूज में। टेस्ट करते हैं क्या केस है, क्या चीज है ये, कि एक चीज को ऊपर से पहले नीचे फेंकेंगे, फिर उसको बोलेंगे वो इतना ऊपर आई, तो यू हैव 2 केसेस। ठीक है, एंड देन यू यूजुअली इन इन दिस वालों में यू हैव टू, इतना टाइम नहीं होता, इफ यू प्रैक्टिसिंग तो ये सब कुछ दिमाग में ही रहेगा कि ये इस तरह से करना। लेकिन हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन मुश्किल लगे तो इट्स कंप्लीटली ओके, यू विल नेवर बी गेटिंग अ 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, दैट्स एन, ये कह लो कि लाइक बहुत ही कोई अच्छा पेपर हो तो सेम केस ऑलवेज नहीं। जैसे मैंने इसके सवाल देखे हैं, तो वी डिड ऐसा क्वेश्चन इन विंटर 17 भी शायद, या पता नहीं समर 17 था, तो ऐसा ही था लेकिन मोमेंटम से रिलेशन में था। ठीक है, तो उसमें भी यही थी वर्किंग, कि आपके पास पहले उसको ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रहा है, फिर उसमें थर्ड इक्वेशन ही लग रही थी ऑफ काइनेमेटिक्स इन बोथ ऑफ देम, और फिर आपने मोमेंटम निकालना था आपको बेसिकली, इस और इसकी स्पीड चाहिए थी, और फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना था, और उस तरह से करनी थी वर्किंग। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं,
कैन वी डू दिस फ्रॉम मोमेंटम? नहीं, ये मोमेंटम वाला सवाल नहीं है ये। उसमें बाकायदा ये था कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, तो उसके लिए आपको ये स्पीड v माइनस स्पीड u करनी थी, एंड देन मास में मल्टीप्लाई करना था, तो फिर उससे मोमेंटम आ रहा था। मोमेंटम होता है ना, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो वो क्वेश्चन ऐसा था इसलिए। अभी क्वेश्चन v अपॉन u का रेशियो है। अच्छा, आई एम गोइंग टू डू 19 एंड 21। 20 थोड़ा लंबा है, ट्रायल एंड एरर है, तो उसमें हम बाद में करेंगे। अच्छा, कार ऑफ मास 500 kg इज एट रेस्ट एट पॉइंट x ऑन अ स्लोप एज शोन। The car's brakes are released and the car rolls down the slope with its engine switched off. At point Y, the car has moved to a vertical height of 30 meters with a speed and has a speed of 11 meter per second. What is the energy dissipated by the frictional forces when the car moves from X to Y? So, एनर्जी का सवाल, और कार जो है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। So you have had a delta GPE and definitely you also have had 0 से 11 पे गए हो, तो you also have a delta KE. Yeah. And there is obviously work done against friction forces B. There was work done against friction forces B. So energy input equals to energy output. इनपुट क्या है? आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी कम हो रही है, तो वो इनपुट है। कार का मास जो है वो 500 kg है, दैट इंटू 9.81 एंड इंटू 30 मीटर्स। अच्छा, और इसमें से क्या हो रहा है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्सेस आर लॉसेस, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इनपुट में से। और आउटपुट क्या है? आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, विच इज गोइंग टू बी हाफ mv स्क्वायर्ड। सो हाफ मास क्या है इसका? 500 और v स्क्वायर हो गया 11 स्क्वायर। अच्छा, so 500 into 9.81 into 30 and then subtract it from 1 over 2 into 500 into 11 square. So मेरे पास आ रहा है, like I need to do this, 0.5 into 500 into 11 square and then subtract 500 into 9.81 into 30. So the work done against friction is 116900. So that is coming out to be 120000. So that is 1.2 into 10 to the power 5. 1, 2, 3, 4, 5. So that's that. But she's not doing 20 because that's a bit lamba. The graph shows the length of a spring as it is stretched by increasing load. What is the spring constant of the spring? So spring constant, remember, is force upon change in length या extension. ठीक है, फोर्स इस दफा y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और लेंथ जो है वो इधर सेंटीमीटर्स में x एक्सिस पे। ठीक है, और लेंथ दी हुई है, चेंज इन लेंथ नहीं दी हुई, तो आपको एक्सटेंशन खुद वर्कआउट करनी पड़ेगी। मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ जिसपे हमने 0.4 न्यूटन का लोड अप्लाई किया है, एंड यू हैव ए लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर्स पे आप 15 सेंटीमीटर्स गए हो, तो 5 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू द चेंज इन लेंथ। ओके, फोर्स आपकी 0.4 आ गई, चेंज इन लेंथ आपकी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गई, बिकॉज दैट वाज इन सेंटीमीटर्स। So 0.4 divided by 5 into 10 power -2, and you are getting 8 Newton per meter. So it should be B. ठीक है, any problems with this page? Actually, let's also do this question. Let's also do these 3 questions. 2 lasers emit light in a vacuum. One laser emits red light, one emits green light. What property must be different? The frequency. Yes, obviously the frequency must be different because different colors. अच्छा, फिर क्या है? The diagram shows the screen of a cathode ray oscilloscope displaying a wave. The time base of the CRO is set at 10 millisecond per division. What is the frequency of the wave? So हमारी वेव जो है वो तकरीबन तकरीबन 4 बॉक्सेस बन रही है, तकरीबन 4 बॉक्सेस, मे बी वी कैन से 4.1 बॉक्सेस या कुछ। ठीक है, सो आई लेट्स अज्यूम कि अप्रोक्सीमेटली 4 बॉक्सेस है। ठीक है, अच्छा, अप्रोक्सीमेटली अगर 4 बॉक्सेस है
सो आपको पता है एक बॉक्स कितना है, एक बॉक्स जो है वो 10 × 10⁻³ 10 मिली सेकेंड्स का है। तो 4 बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 4 बॉक्सेस जो है वो 40 × 10⁻³ हो जाएंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो 1/40 × 10⁻³। Yep. So 1/40 - 3. So I am getting 25 हर्ट्ज। ठीक है, ऑब्वियसली हमने जो है 4 बॉक्सेस लिया था, तो 4.1 या 4.2 बॉक्सेस होगा तकरीबन, गोइंग टू कम आउट टू बी 24 हर्ट्ज। अच्छा, एंड देन दिस क्वेश्चन, ये देखते हैं कौन बताता है। ओके, हम मार्क्स इज डी, लेट्स चेक। अच्छा, फर्स्ट हार्मोनिक किस तरह बनेगी, दिस इज नोड टू नोड वाला केस, तो फर्स्ट हार्मोनिक वुड बी लाइक दिस। ठीक है, यानी अगर देखना भी कैसे बनेगी तो ड्रॉ योर वेव पहले। ठीक है, नोड से शुरू कर रहे हो तो बना लो एक वेव और फिर देख लो कैसे कैसे आना। तो पहली हार्मोनिक आएगी नोड टू नोड। ठीक है, तो ये हमने बना दी। फिर नेक्स्ट वाली जो है वो नोड टू नोड होगी, तो बीच में एक नोड आ रहा होगा एक्स्ट्रा, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और तीसरी हार्मोनिक जो है वो आ रही होगी ये वाली। ठीक है, सो इट शुड बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स सी। पहली वाली जो ब्लू वाली है दैट इज λ/2, एक ट्रांजिशन दूसरी ट्रांजिशन, सो λ/2 इक्वल्स टू एल, सो लैम्डा इक्वल्स टू 2l। ठीक है, सो द फर्स्ट 5 वेवलेंथ्स, पहली वेवलेंथ आपके पास आ गई है λ1 इक्वल्स टू 2l। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास ये है कि एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, चार ट्रांजिशन, सो बेसिकली लैम्डा इक्वल्स टू एल। सो यही आ गया, λ2 जो है वो एल के बराबर आ रहा है। अच्छा, और फिर इसी तरह आप ये देख लो कि λ3 क्या आ रहा है, वो देख लेते हैं। दिस इज वन ट्रांजिशन, टू ट्रांजिशन, थ्री ट्रांजिशन, फोर, फाइव, सिक्स, सो सिक्स ट्रांजिशन, सो 6 λ/4 इक्वल्स टू एल, सो दिस वाज λ3, और ये हो गया λ3 इक्वल्स टू 4 नो, कल नो क्लास। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 and 3। सो हमारे पास आ रहे हैं आंसर, पहला वाला 2l है, फिर l है, फिर 2/3 है। सो आई थिंक जो मैच हो रहा है वो ये वाला मैच हो रहा है। पहला वाला 2l है, फिर 2/2 इज 1l, सही है, फिर 2l/3 है। सो दैट्स वर्किंग आउट। ठीक है, बाकी सारे चेक कर लोगे तो वो नहीं है, दोज आर रॉन्ग, सो ए इज द करेक्ट। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 20 छोड़ देता। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 ये कह रहा है कि an elastic material with young modulus E is subject to tensile stress. Hooke's law is obeyed. ठीक है, what is the expression for the elastic energy stored per unit volume of the material? Elastic energy stored per unit volume। तो अब हमें ये डिफरेंट आंसर्स दिए हैं, मुझे जो अप्रोच समझ में आती है इसमें, मुझे ये समझ में आता है कि विल हैव टू डू ट्रायल एंड एरर। ठीक है, सब में ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा कौन सा जो है वो ये बन रहा है कि इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है, E/2s²। ए है E/2s²। अच्छा, नाउ व्हाट्स एस, एस टेंसाइल स्ट्रेस है और ई यंग मॉड्यूलस। ठीक है, अच्छा, यंग मॉड्यूलस तो आप बोल सकते हो, यंग मॉड्यूलस होता है F × L/A × डेल्टा एल, एंड देन इनटू हाफ। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, डिवाइड बाई 2s² होगा तो हाफ, और s² क्या हो जाता है, s² हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 फोर्स स्क्वायर्ड अपॉन एरिया स्क्वायर्ड। ठीक है, एक्चुअली देन F × L, आर्मी राइटिंग में क्या हो गया है, एरिया इंटू डेल्टा एल मल्टीप्लाइड बाय एरिया स्क्वायर्ड अपॉन 2f²। ठीक है, अच्छा, एरिया का ये कैंसिल और ये कैंसिल, सो वी आर गेटिंग, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है L/डेल्टा एल इंटू एरिया अपॉन 2f।
ओके अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यू ऑलरेडी नो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाफ एफ डेल्टा एल। ठीक है, हाफ एफ डेल्टा एल इज द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, और पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा लाइक डिवाइडेड बाय समथिंग जिसमें वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो एरिया इनटू लेंथ होगा। ठीक है, लाइक एरिया इनटू लेंथ करके वॉल्यूम आ रहा हो, सो इट्स मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हमारा किस ऑप्शन से ये चीज आ रही है, हाफ एफ डेल्टा एल अपॉन एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, अच्छा 2e अपॉन एस स्क्वायर भी देख लेते हैं। सो बी इज 2e अपॉन एस स्क्वायर, सो दैट इज 2f इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, एंड देन इंटू एस स्क्वायर है, सो बेसिकली एरिया स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक अगेन हमारे पास आएगा क्योंकि हमें फोर्स जो है वो न्यूमरेटर में चाहिए, तो बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे कट हो गए, इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आंसर, सो इट्स गिविंग मी 2l 2la अपॉन f डेल्टा l। ठीक है, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल चाहिए, इफ यू गाइस कैन सी दैट इसका रेसिप्रोकल आ जाए किसी आंसर से हो जाएगा, तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है जो इसका रेसिप्रोकल है। एस स्क्वायर अपॉन 2e, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द वन, क्योंकि देखो अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो f डेल्टा l ऊपर चला जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और लेंथ एरिया जो मुझे बॉटम में चाहिए था वो आ जाएगा। सो आई वांट इस ऑप्शन का बेसिकली रेसिप्रोकल। ठीक है, सो जस्ट शॉर्टनिंग दी वर्किंग of this. ठीक है, and that is going to be s squared upon 2e, so I think it's going to be option D. ठीक है, any problems in this question? So we have D, perfect। 10 to the power minus 6 होती है visible की। ठीक है, you want to go 1000 smaller, so this will basically become 10 to the power minus 9, which is basically x raised की range में, so it's going to be x raised। अच्छा जी, उसके बाद क्या दिया हुआ हमें, द डायग्राम शोज अपैरेटस। अच्छा वो शोर चला गया, yes okay, the diagram shows apparatus for the measurement of the frequency of a sound wave। ठीक है, sound of the unknown frequency is reflected back from a metal plate। A microphone placed at a distance d from the metal plate detects the sound intensity। A minimum intensity is detected with d equals to 12 centimeter। The plate is moved further away from the microphone until the next minimum is detected with d 15 centimeters। The speed of sound in air is this much, what is the frequency command? Okay, क्वेश्चन दोबारा रिपीट रीड कर ले एंड देन टेल मी किस चीज का सवाल है। It's not Doppler, definitely not Doppler, because you don't have anything moving with you don't have speeds। Yes my right, stationary waves। ठीक है, it's stationary waves basically हो ये रहा है कि ये जो source of sound is producing waves, ठीक है, it's reflecting off of this thing, ठीक है, and then it's coming back। ठीक है, in that process ये d equals to 12 centimeters पे you're getting a node, you're at a node basically। ठीक है, एंड देन जब आप 15 पे जाते हैं तो you're at your next minimum। स्टेशनरी वेव्स मिनिमम क्या होते हैं, स्टेशनरी वेव्स में मिनिमम जो है वो क्या होते हैं, दे आर नोड्स। ठीक है, सो मिनिमम इंटेंसिटी इज बेसिकली गोइंग टू बी अ नोड, तो दैट्स दैट। अगर इंटरफेरेंस होती है तो फिर मिनिमम इंटेंसिटी इज बेसिकली दैट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा और ये आ गया आपका दूसरा नोड। अच्छा, so I'm going to remove this gandagi of mine। Let's draw a bit more proper diagram। Let's draw it something like I'll do it पहले ही सही रहेगी, मिटा लेनी चाहिए। ठीक है, जो भी है, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव इसका रिफ्लेक्शन। अच्छा, सो वी आर सेइंग कि यहाँ पे एक नोड है, लेट्स से दिस इज 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड देन दिस वन इज 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, वहां से लेके यहाँ तक। अच्छा, एंड दिस ओवर हियर इज अनदर नोड। नाउ यू डेफिनेटली नो कि नोड टू नोड डिस्टेंस क्या होता है, बिटवीन टू नोड्स द डिस्टेंस इज हाफ लैम्डा। ठीक है, सो दैट बेसिकली मीन्स दैट अ 15 minus 12, ठीक है, सेंटीमीटर में टू कन्वर्ट दिस,
will equals to a half lambda. ठीक है, so that works out to be 15 minus 12 is 3, 3 minus 2 is 0.06, 0.06 meters is your wavelength. ठीक है, आपको स्पीड दी गई, you want to know the frequency, so v equals to f lambda. 336 divided by 0.06 will give us our frequency. So that's coming out to be 5600 hertz. Yeah, thank you. Sure. Yes, ये वाला क्वेश्चन पढ़े. टेल मी व्हाट्स दिस. पहले तो टेल मी किस चीज का सवाल है ये. व्हाट कॉन्सेप्ट इज दिस? Dopplers, definitely. Yes, Tavia, it's Doppler's effect. ठीक है, so this is Doppler's effect. अच्छा, now we can still check each and every one of these answers. ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो we can cross out ये. तो सबसे पहले स्पीड तो कभी चेंज नहीं होगी, राइट? इफ इट्स ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी. ठीक है, लाइट की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी. एंड एमन ने जो है वो हमें बिल्कुल सही दिया है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होगी. व्हाई इज दैट? बिकॉज FO will equals to V upon V, and this is moving away, so plus VS FS, so your observed frequency should decrease. ठीक है, this is the moving away वाला case, so the observed frequency is decreasing. ठीक है, so if you check for that, V equals to F lambda. ठीक है, एंड इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बेसिकली वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाता है इसके साथ, ये आ जाता है. ठीक है, सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, सो लैम्डा विल बी इंक्रीजिंग. सो यस, द वेवलेंथ हैज इंक्रीज्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर. दूसरा, ये एम्पलीट्यूड भी चेक कर लेना. ठीक है, ऐसा नहीं एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता. बेसिकली इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है, लाइक डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पड़ता है उतनी ज्यादा आपकी जो है वो इंटेंसिटी कम होती है. और आपको ऑलरेडी पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. Sorry, intensity is inversely proportional to r squared, and intensity is directly proportional to amplitude squared. So you can derive this relationship. ठीक है, so it's basically a 1 over r. सही है. अच्छा, now आपका जो है वो क्या हो रहा है, your distance is increasing, so your amplitude should decrease. ठीक है, if your distance is increasing, so your amplitude should decrease. ये भी चेक कर सकते हो because it's moving away. ठीक है, so जो observed light है उसका amplitude जो है वो डिक्रीज होना चाहिए. ठीक है, but still it's not the answer is wrong. तो वो मैच नहीं कर, it's not increased, it's decreased. अच्छा जी, then what do we have? Okay, this is nice question. अच्छा, बस पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा एंड देन लेट मी नो. फिर मैं नीचे सॉल्व करूंगा, देन गिव मी आंसर. अच्छा, द थिंग इज कि आई हैव नॉट गॉटन अ सिंगल करेक्ट आंसर. अच्छा, सो बेसिकली देखो, व्हाट हैव दे टोल्ड यू, एक्स इज मूविंग डाउन. ठीक है, अभी नीचे नहीं गया, इट्स गोइंग टू मूव डाउन. ठीक है, एक्स इज गोइंग टू मूव डाउन. फिर भी गलत है, डी फिर भी गलत है. अच्छा, सो एक्स इज गोइंग टू मूव डाउन. ठीक है, नाउ अब P पे क्या बोल रहे हैं, इट्स अ नोड. Q पे क्या बोल रहे हैं, इट्स अ नोड. R पे बोल रहे हैं इट्स अ नोड. S पे बोल रहे हैं इट्स अ नोड. ओके, नाउ क्वार्टर ऑफ, अभी लेट्स से दिस इज टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 0 पे जो है ना, ये जो ब्लैक वाली लाइन बनी हुई है, दैट टाइम t इक्वल्स टू 0. सही है, दैट्स टाइम t इक्वल्स टू 0. ओके, क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड में यू नो दी स्टेशनरी वेव अपने मैक्सिमम पे जाती है, फिर हाफ पे जाएगी तो बिल्कुल बैठ जाएगी, फिर क्वार्टर आगे और जाएगी तो फिर अपनी मैक्सिमम पे जाएगी, फिर क्वार्टर और जाएगी. तो इस तरह से साइकिल होती है. अच्छा, सो व्हेन आई एम चेकिंग, अब मैं बना रहा हूँ फॉर टी इक्वल्स टू, फॉर टाइम इक्वल्स टू 1/4t. ठीक है, विद ड्राइंग इट विद रेड. सही है, सो दिस इज टाइम. अच्छा, तो अब ये देखो, द वेव इज सपोज टू फॉर्म लाइक दिस. ठीक है, स्टेशनरी वेव आपकी ऐसे फॉर्म की. ठीक है, सो सबसे पहले तो आई कैन डिड्यूस, बिकॉज एस इज पॉजिटिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वाई टू हैव अ पॉजिटिव वाला ग्राफ. ठीक है, सो आई कैन कैंसिल आउट टू ऑप्शंस फॉरन से. आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव वाला ग्राफ बिकॉज वाई इज ऑल्सो गोइंग टू गो डाउन. ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एम्पलीट्यूड होगा
you know x is going to have the maximum amplitude, क्योंकि वो बीच में, दोनों के बीच में P and Q के, y is visibly not in the middle, ठीक है, y r and s के बीच में नहीं है, y की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां तक होगी, ठीक है, it will not be the maximum 2 centimeters की displacement, ठीक है, it will not be maximum 2 centimeters की displacement. So I am expecting not even b, not even expecting it to go to -2, I am expecting it to have some displacement that's between 0 and -2, so it should be a. अच्छा, can I repeat from where, वो पॉजिटिव वाले समझ में आ गए? नहीं, अच्छा देखो, इफ यू गोइंग टू ड्रॉ द स्टेशनरी वेव ना, उन्होंने बोला एक्स नीचे जा रहा है, ठीक है, तो स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी? तो स्टेशनरी वेव इज डेफिनेटली लाइक, देखो स्टेशनरी वेव तो ये होती है ना कि इट्स गोइंग टू बी डाउन, जैसे इट मे बी लाइक दिस एट वन मोमेंट, फिर फ्लैट होगी, फिर इट माइट बी लाइक दिस एट वन मोमेंट, ठीक है, सो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने आपको क्या बोला है? उन्होंने बोला है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे वो बोल रहे हैं एक्स नीचे जाने वाला, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स नीचे जाने वाला, सही है, एंड यू ऑलरेडी नो दीज नोड्स की पिक्चर। अच्छा, अब आपको पता है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स नीचे जाने वाला है, तो नेक्स्ट क्वार्टर टाइम पीरियड गुजरने के बाद एक्स अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, ठीक है, सो नोइंग दैट मैंने टी इक्वल्स टू क्वार्टर उस पे, तो ये जो ब्लू से जो मैंने वेव बनाई है, ये जो वेव बनाई है ये टी इक्वल्स टू क्वार्टर टाइम पीरियड में बनाई है कि एक्स शुड बी एट इट्स मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर ये नीचे वाला लोब है तो दिस मस्ट बी ऑब्वियसली एन ऊपर वाला लूप, और फिर दिस मस्ट बी अ नीचे वाला लूप अगेन, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि वाई की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नहीं हो सकती, बिकॉज पॉजिटिव इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर टाइम टी इक्वल्स टू क्वार्टर पे देख रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम इक्वल्स टू क्वार्टर of the time period, so I cannot expect y to have a positive displacement, ठीक है, it's supposed to go down। अच्छा, जब ये हो गया, फिर दूसरी बात ये देखो, x बीच में है, x is an anti node, ठीक है, x is definitely an anti node, but y is not going to be an anti node, maximum displacement नहीं होगी वहां, ठीक है, so it should be having a displacement of negative but somewhere between 0 and -2, not exactly -2, ठीक है। Okay, now this one. And we're getting the answer as okay, we haven't gotten the correct answer yet. हफ्सत, आप ये ट्राई करना चाहते हो? ये गलत बात है, मन ओनली वन आंसर। We discussed this in detail. What's the purpose of a slit? Why are you using slits in the double slit experiment? Why not two separate sources of light? C, definitely C. Why is it going to be C? Because you need to provide coherent light. You need a constant phase relationship for interference to occur. ठीक है? So you need constant phase relationship for interference to occur. जब भी आप स्लिट इस्तेमाल करो, ठीक है, अगर मैं दो लाइट सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आई कांट मेक श्योर ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम वेवलेंथ की हैं, फिर इनके बीच में फेज डिफरेंस भी सेम है, वो मेक श्योर नहीं किया जा सकता अगर ये दो डिफरेंट लाइट सोर्सेज है, ठीक है। दैट नीड्स टू बी लाइक परफेक्ट वर्ल्ड केस सिनेरियो, ठीक है, रियल लाइफ का बहुत परफेक्ट सिनेरियो होना पड़ेगा वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, यू कांट गेट टू बल्ब्स जो एग्जैक्टली द सेम थिंग हो, you can't get them, ठीक है। so what you do in place of that is you get slits। slit क्या करती है, इधर से जो लाइट आ रही है इसको सबसे पहले तो ये स्प्रेड करेगी, एंड देन ये जो है वो कोहेरेंट लाइट्स जो है वो यहाँ से इमर्ज होगी, ठीक है। नाउ the option over here is missing कि this is spreading light to be incident perfectly onto the double slits, वो होता तो I would have rather selected that, लेकिन इसमें नहीं है, they only expect you to know coherent light का concept, so slits always are being used to provide coherent light, ठीक है, coherent light होगी जो भी whatever thing is being used, जो भी wave है, तो it's for coherency। अच्छा, so it's going to be C। अच्छा, now to make a narrow beam of light, we do not need a narrow beam of light, ठीक है, because basically there is supposed to diffraction is going to occur, ठीक है, and we want it to spread its in geometric shadow ताकि आगे हमारे पास interference pattern बने, ठीक है, so we're not looking for a narrow beam of light, ठीक है, और वैसे भी लाइट अपनी ओन पे ही बहुत नैरो होती है, ठीक है, you rather be correct in using a pinhole if you need a narrow beam of light, ठीक है, then use a pinhole। You studied pinhole cameras in O levels। अच्छा, to take the same amplitude of light incident on each slit, that's also not like same amplitude
हो या ना हो, we're still going to see an interference pattern. We're still going to see bright spots, dark spots. The dark spots might not be completely dark because of the amplitude not being same, but nevertheless we're going to see interference. तो हमारी two source interference तो फिर भी prove हो जाएगी. So it's not that either. अच्छा, monochromatic light क्या होती है? Monochromatic light is light of a single color, single frequency, single wavelength. So if I'm saying that इस slit से if I'm saying lambda equals to 500 nanometer निकल रहा है, so I am saying कि इस slit से भी exactly यही चीज निकलनी चाहिए. That's going to be monochromatic light. ठीक है, monochromatic light is light of the same color. That means it must have the same frequency and same wavelength. ठीक है, ओके okay. उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद we'll cancel off these two questions. Okay, let's do this. The power output of an electrical supply is 2.4 kilowatts at a potential difference of 240 volts. The two wires between the supply and kettle each have a resistance of 0.5 ohms as shown. अच्छा, kettle का भी 0.5 ohms का ही है resistance. नहीं, the two wires between the supply and a kettle. अच्छा, two wires की resistance supply है, ठीक है. It's not a kettle resistance, सही है. What is the power supply to the kettle and what is the potential difference across the kettle? G. Okay, so how do we go about this question? E equals to V I. Yes, perfect, Myra, very good. Basically, सबसे पहले तो what you need to consider is find I, then V equals to IR. ठीक है, बिल्कुल सही जा रही हो. And then yes, and then you find the very good, well done. अच्छा, so basically consider these two as resistors basically. अच्छा जी, क्या हो गया? अच्छा, we consider these two as resistors. अच्छा, now सबसे पहले तो आपको दिया हुआ 240 वोल्ट है और 2.4 किलोवाट की सप्लाई. ठीक है, सो पावर इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज. Now the power is 2.4 kilowatts, so it's this much. The current is, we have no idea what the current is, that's what we're trying to find out, and 240 volt are there, Marcus. So the current is going to be, I think, 1000 amperes or 100 amperes. So it's going to be 10 amperes, sorry, 10 amperes हो गया. अच्छा, now you have got 10. अब the kettle के across क्या voltage difference होगा? Kettle के across वो voltage difference होगा जो supply दे रही है minus ये दोनों जो खा रहे हैं. ठीक है, obviously resistors are going to waste power, they're going to have a potential drop across them. ठीक है, so using simple mathematics, V equals to IR. इसके across 5 volt का drop आ रहा है. ठीक है, 10 ampere into 0.5 सीरीज में सब कुछ, तो the whole circuit is getting 10 amperes. यहाँ से भी 10 amperes आ रहे हैं, यहाँ से भी 10 amperes आ रहे हैं. So both of these resistances are having a potential difference of 5 volts. यानी 5 volts ये resistors दोनों खा रहे हैं. ठीक है, अगर ये दोनों 5 volts खा रहे हैं तो in total they're eating up 10 volts. ठीक है, if they're eating up 10 volts, that means 240 volts में से यहाँ पे जो आपको voltage मिल रहा है, that's only 230 volts. ठीक है, now that you know the voltage, you also know the current through the kettle, so you can calculate the power. So power क्या हो जाएगी? Power हो जाएगी 230 into 10 voltage into current, so you get 2300 watts, which is basically equivalent to 2.3 kilowatts. सही है, so it should be option A as Myra said. ठीक है, very good Myra. अच्छा जी, now this one. And this is why you need to remember that electricity wala graph. Which graph shows the variation of the voltage V with current I for a semiconductor diode? Okay, the thing is कि हमने जो पढ़ा है, yes Myra, you're correct. हमने जो पढ़ा है, हमने actually ये पढ़ा है. We have studied the IV graph. ठीक है, इसमें axis flipped है. सही है, so we have studied the IV graph, which was something like this. कुछ ऐसा था. ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसा था. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सिस जो है वो क्या करी है? दे हैव फ्लिप्ड देम. ठीक है, दे हैव फ्लिप्ड द एक्सिस
सो बेसिकली अगर हम इसको देखने जाएं, so I'm just going to copy this, paste this, and it's basically like this, but ऊपर से नीचे, ठीक है, लाइक इसको अगर फ्लिप कर लोगे टुवर्ड्स द टॉप तो वोल्टेज ऊपर चला गया, करंट इधर आ गया, ठीक है। सो वैसे भी देख लो, करंट की तरफ जाना है हमें, ठीक है, वी नीड टू लीव द वोल्टेज एक्सिस एंड गो टुवर्ड द करंट, ठीक है, तो पॉजिटिव करंट, सो वी नीड टू लीव द वोल्टेज एक्सिस एंड वी नीड टू गो टुवर्ड द पॉजिटिव करंट, ठीक है। इसमें वोल्टेज की तरफ बेंड हो रहा है, इसमें भी वोल्टेज की तरफ बेंड हो रहा है, इसमें नेगेटिव करंट की तरफ बेंड हो रहा है, दैट्स नॉट द ग्राफ, ठीक है। योर ग्राफ इज इन पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव वोल्टेज वाली जो वो है, the graph will rise towards the current, ठीक है, so it's going to be B. I wish I could flip this around, किसी तरह flip हो जाता कितना मजा आता। Yes, I can flip it around, absolutely horrendous, but yeah, फिर आ गया। अच्छा जी, yes, now this one, I don't know, a lot of people find these types of questions hard. How do we do this? अच्छा, just a hint, इस डायग्राम को ना, डोंट कंसिडर इलेक्ट्रिसिटी के जो भी डायग्राम देंगे आपको, वो आपको ऐसे देंगे जिस तरह आपको आदत है देखने की। आप लोगों को आदत, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत पड़ जाती है कि दे विल ऑलवेज गिव यू अ डायग्राम, जिस तरह मैं बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है, आई ऑलवेज गिव यू द बैटरी लाइक दिस, एंड देन उसके नीचे पूरा सर्किट होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, ठीक है, जो पैरेलल में जो उसमें है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू स्टार्ट रियलाइजिंग इज के फाइंड व्हाट यू कैन मेक सेंस इन, ठीक है। तो इफ आई रियली ट्राई टू मेक सेंस, मुझे इसमें ये नजर आ रहा है कि एक्स एंड वाई के बीच में दीज आर लाइक 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में वी हैव अ 70 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। सो बिटवीन एक्स एंड वाई यू हैव अ 70 ओम्स की रेजिस्टेंस, ठीक है ना। बाकी तीनों रजिस्टर कैसे हैं, वो ऐसे लगे हुए, ठीक है, या इसको और अप्रोप्रिएटली बनाऊं तो देयर बेसिकली लाइक दिस। So basically this 70 ohm is in parallel with this 50, 30 and 60 का series का combination. Can you see that? This is the 70 ohm resistor is in parallel with 50, 30, 60 का series में combination. सही है? So if they're telling me कि 1.5 amperes is entering over here and 1.5 amperes is leaving over here, ठीक है? So सबसे पहले तो I can work out the effective resistance. इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के बाद आई कैन वर्क आउट द वोल्टेज ओवर द होल थिंग। पैरेलल में द वोल्टेज रिमेन सेम, सो द सेम वोल्टेज विल बी ऑन दिस बिलो वाली जंक्शन, ठीक है, एंड देन वी कैन वर्क आउट कितना करंट कहाँ जा रहा है, हम उसके हिसाब से देख लेंगे, सही है। अच्छा, सो सबसे पहले तो लेट्स वर्क आउट द आर इफेक्टिव। सो द आर इफेक्टिव इज गोइंग टू बी, अच्छा एक ही दफा मैं कर रहा हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी 1/70 प्लस ये तीनों सीरीज में यानी ऐड होंगी इनकी, और रेसिप्रोकल में जाएगा बेसिकली सारा, सो 50 प्लस 30 प्लस 60 एंड देन होल इनवर्स, सो दैट इज योर आर इफेक्टिव। 1/70 R equals to 46.6, okay, R effective equals to 46.6, you sure Hafsa? Ominous answer, ठीक है। अच्छा, नाउ 46.6 आर इफेक्टिव आ गई, यानी पूरे इसकी 46.6 है। नाउ 1.5 एम्पीयर इज फ्लोइंग इनटू दिस पूरा, ठीक है, सो यूजिंग वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, 46.6 एम्पीयर्स, सॉरी 46.6 रेजिस्टेंस है, एम्पीयर्स 1.5 है, आई कैन वर्क आउट द वोल्टेज, सो द वोल्टेज दैट वी गेट इज 70 volts, right? We're getting a 70 volts का voltage, okay, so यानी ये 70 volts है, and that also means कि ये भी 70 volts होगा। अच्छा, now I want to find out the current in this resistor, ठीक है। गुड थिंग इज तीनों सीरीज में है, तो जो इस पूरी ब्रांच में करंट होगा वो तीनों में से ही जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स देन यूज V equals to IR again, but this time your voltage is 70 and you're trying to find out the current in this branch. इसका करंट हमें नहीं पता, लेकिन हम इसकी रेजिस्टेंस पता है, दैट इज 50,
plus 30 plus 60. So 70 divided by that answer. That is 0.5 amperes. Okay. And the answer is 0.5. Any confusions? अच्छा, and basically you get ऐसे सवाल बहुत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि you need to start looking at realizing कि जो junctions हैं, ठीक है, try to redraw the diagram in a way you understand, ठीक है, because ये बहुत आता है. हमेशा एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं देगा डायग्राम, हमेशा एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं देगा डायग्राम, ठीक है, बिकॉज ही वांट्स टू कंफ्यूज यू. तो वो टेढ़ी मेढ़ी बना के देगा. यू नीड टू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दैट डायग्राम. और वो कैसे होगा? रीड्रॉ इट इन हाउ यू अंडरस्टैंड स्टफ, ठीक है. उसकी सबसे आसान टेक्निक क्या है? आइडेंटिफाई दीज जंक्शंस. जंक्शंस के क्रॉस जो हो रहा है ना, उसको लाइक एक स्ट्रेट फॉर्मेट में जिस तरह आप बना दो सर्किट्स, वो बना लो. तो फिर आपको काफी क्लियरली खुद ही नजर आ जाएगा कौन सी चीजें पैरेलल में, कौन सी चीजें सीरीज में, और आपने वो कर लेना, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ऐसे डायगोनल में दिया हुआ है. नाउ देयर इज नो जंक्शंस बिटवीन दीज थ्री रेजिस्टर्स, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और पैरेलल में जाता है, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है. इन तीनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं दिया हुआ. सो दीज ऑल थ्री ऑफ देम आर इन सीरीज. और मैंने उसको कैसे बनाया? मैंने तीनों को लाइन में एक साथ बना दिया, ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीजें पैरेलल में, कौन सी चीजें सीरीज में, उसको रीड्रॉ करोगे तो सब आराम से हो जाएगा. A cell of constant electromotive force drives a current I through an external resistor of resistance R. The terminal potential difference PD across the cell is V. When the internal resistance R of the cell increases, what is the effect on V and on I? We have an answer. Okay, Myra, I'm not going to confirm कौन सा सही आंसर है. Let's wait for everyone to answer. लेकिन खैर यू टाइम वेस्ट करें. खैर यस, आंसर ए ही है, ठीक है. द इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीजिंग. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंक्रीज कर रही है, व्हाट्स दैट गोइंग टू हैव एन इफेक्ट एज द आर इफेक्टिव ऑफ द होल सर्किट, दोनों सीरीज में, दैट शुड आल्सो इंक्रीज, ठीक है. इफ दैट इज इंक्रीजिंग, then what's going to happen in the current? Resistance is the hindrance to flow of charge, to the flow of current, so the current should naturally decrease. So all options that have decreased must be correct. अच्छा, and then you know terminal potential difference कैसे देते हैं आप? You give it through E minus I R, ठीक है. So if the resistance has increased, ये वाली, that means एक EMF में से, वही constant EMF में से you're decreasing a larger R, okay. From that same constant EMF you're decreasing a larger product of this. So that means overall your VT should also decrease. So as Eamon and Myra said, it should be A. Okay, G. Then we have to do. Okay, let's do this. In the circuit shown, the batteries are identical and all have negligible internal resistance. All of the resistors have the same resistance. The diodes have zero resistance when conducting and infinite resistance when not conducting. In which circuit is the current in the battery the greatest? B में greatest होगा. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, when do you expect the current to be greatest? ऐसा क्या होगा कि करंट ग्रेटेस्ट होगा? क्योंकि देखो ईएमएफ सब में एक ही बैटरी लगी है, तो क्या चीज ऑल्टर होगी कि करंट सबसे ज्यादा हो? You definitely want the circuit which has the lowest resistance, ठीक है, because resistance is the flow, hindrance to the flow of current. So जिस सर्किट की सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी, you want that to be the circuit that you're going to choose, क्योंकि सब में ईएमएफ और बैटरी वही लगी है, ठीक है. there is no two batteries, no nothing, सारी बैटरीज वही है, सबका ईएमएफ ई है. अच्छा, now सबसे पहले तो देखो, now let's try to now make sense कि क्वेश्चन मांग के रहा. अच्छा, if you see this, नाउ करंट इधर से जाएगा, पॉजिटिव से जाता 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 इसमें से जाएगा. यस, बिल्कुल जाएगा. डायोड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है. करंट जाएगा, जैसी डायरेक्शन है उसमें से पास कर देगा. एंड इज द करंट गोइंग टू पास थ्रू दिस अदर जंक्शन एज वेल? हाँ, उसमें से भी जाएगा क्योंकि डायोड उसको पास होने देगा, ठीक है. अच्छा, नेगेटिव से फ्लो करता है एमन करंट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बट वी हैड अ डिस्कशन ऑफ दिस इन क्लास. कन्वेंशनल करंट हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमने सब कुछ कन्वेंशनल करंट में लिख दिया है. सो वी आर स्टिल गोइंग टू बी फॉलोइंग कन्वेंशनल करंट, ठीक है. डू कन्वेंशनल करंट फॉर ऑल द कैलकुलेशंस, फॉर एनीथिंग यू वांट टू
सपोज एग्जामिनर पूछे करंट की डायरेक्शन मार्क करो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखना, ठीक है, दैट्स व्हाट यू डू। अच्छा, इसके अलावा इफ यू लुक एट दिस वन, तो इसमें से भी करंट चला जाएगा एंड इट गोज थ्रू दिस, वापस आ जाएगा, द करंट विल पास, ठीक है। एवन बेसिकली देखो, यूर करेक्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है करंट, ठीक है, यूर करेक्ट। बट सॉल्व करते हुए ये इलेक्ट्रिसिटी कभी भी हम करेंगे तो हम हमेशा कन्वेंशनल करंट लेते हैं, वी टेक इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, मैंने स्टोरी भी एक्सप्लेन करी थी इन क्लास, के हमें पता नहीं था, हमें लगता था प्रोटॉन्स का फ्लो है करंट, तो हमने सब जो बुक्स थी, सब जो रिसर्च थी, हमने वैसे ही कर दी, हमने उसी तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अब उसको चेंज नहीं करना चाहते हम, इसलिए हम अभी भी कन्वेंशनल करंट ही फॉलो करते हैं व्हेन कैलकुलेटिंग, व्हेन डूइंग इलेक्ट्रिसिटी के सवाल। बट अगर एग्जामिनर पूछता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखेंगे या एमसीक्यू ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बाकी फॉर ऑल अदर पर्पसेस गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इसमें से भी करंट चला जाएगा। देन इफ यू लुक एट दिस वन, इसमें से करंट चला जाएगा, बट इस वाली ब्रांच में से करंट नहीं जा सकता है बिकॉज द डायोड की डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ये बैरियर लगा हुआ, करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट दिस इज बेसिकली नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट, बेसिकली इट्स जस्ट दिस रेजिस्टेंस। अच्छा, और दूसरा इसको देखोगे कि इसमें से भी करंट जाएगा एंड यहाँ पे करंट चला जाएगा बिकॉज डायोड की डायरेक्शन वैसी है, लेकिन अगेन इसमें से नहीं जा पाएगा, सो दिस इज अगेन के बस वही है सर्किट, ठीक है। अच्छा, नाउ अब इस सर्किट की रेजिस्टेंस देखो, इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस आर हो गई, इस सर्किट की रेजिस्टेंस भी आर हो गई, इस सर्किट की रेजिस्टेंस आर और आर सीरीज में, सो इसकी आर इफेक्टिव हो गई 2R, एंड इसकी देखोगे, इसकी आर है एंड आर है, सो इसकी आर इफेक्टिव हो जाएगी 1/R प्लस 1/R होल इनवर्स विच इज R/2, ठीक है। सो वी नीडेड द लोएस्ट रेजिस्टेंस, द लोएस्ट रेजिस्टेंस इज A, ठीक है। अच्छा जी, नाउ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर किसको याद है, थर्मिस्टर क्या करता था, लाइक यू बीन गिवन, करता क्या है थर्मिस्टर, बट आई वांट द एग्जैक्ट स्पेसिफिक थिंग दैट इट डज। नहीं, Myra, that was an LDR. Temperature increase or decrease, very good, Amen. That is what is happening. So for a thermistor, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, ठीक है, ऑपोजिट टू अ नॉर्मल रेजिस्टर, दैट्स व्हाट इट मेक्स इट थर्मिस्टर, ठीक है। वरना नॉर्मल रेजिस्टर इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर ये होता है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज करती है एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, a thermistor is used in a fire alarm system. The alarm is triggered when the potential difference between X and Y is 4.5 volts. Okay, X and Y के बीच में क्या चाहिए हमें, 4.5 volts चाहिए. Now, what is the resistance of T when the alarm is triggered? I don't think इसमें कुछ भी मुश्किल है. I know voltage, I know resistance, I can find out the current in the circuit because सब कुछ series में. So 4.5 equals to I into 150. So I equals to 4.5 divided by 150. That is coming out to be 0.03 amperes. 0.03 amperes जो है वो पूरे सर्किट में से जा रहे हैं. एंड देन ऑब्वियसली अब देखो 12 पूरे थे, 4.5 इस पे ड्रॉप हो रहा है. सो वी एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी 7.5 वोल्ट्स का ड्रॉप इस पे, 12 minus 4.5, ठीक है. नाउ विद ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन 7.5 करंट भी दिया हुआ है, सो V equals to IR again, 7.5 equals to 0.03 R. R works out to be 250 ohms. So that's it. Okay, I hope there are no problems over here as well. In the alpha particle scattering experiment, a beam of alpha particles is aimed at a thin gold foil. Most of the alpha particles go straight through or are deflected by a small angle. A very small proportion are deflected more than 90 degree, effectively rebounding towards the source of alpha particles. जो आपको पता है alpha scattering experiment का. Which conclusion about the structure of atoms cannot be drawn from this experiment alone? तो कौन सी ऐसी चीज है इसमें कि जो डिड्यूस नहीं की जा सकती? Very good. So yes, most of the atom is empty space.
मोस्ट ऑफ द मास इज, ये बिल्कुल कर सकते हैं. न्यूक्लियस इज चार्ज, ये भी हम कर सकते हैं. Contains both protons and neutrons, you can't do this with only the alpha scattering. You know there is mass in the nucleus and you know it's charged, but you cannot tell if it's sirf protons, yeah, protons plus neutrons. ठीक है? So you can't do this one, so it's going to be C. अच्छा जी, फिर ये क्या है? Tell me the answer to this. Zoom करूं? ये लो zoom. हाँ, very good. It's going to be B. ठीक है? And then the last one. B है. Very good. So it is B. Correct. So ये हो गया आपका पूरा पेपर. ठीक है?